वेलकम करता हूँ आप लोग के अपने YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और हम लोग का पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमारा सॉलिड स्टेट से है। लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारे 12th केमिस्ट्री में जो है कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसके बारे में एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कि सॉलिड स्टेट में कि सॉलिड किसको कहते हैं, सॉलिड की क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्रिस्टलिन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड का टोटल क्लासिफिकेशन करवाया था। अब उसके बाद बच्चों जो स्टार्ट होता है वो है हमारा क्या, लैटिस पॉइंट एंड यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड्स। ओके, तो बच्चों हम लोग का जो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए, जो हमारा जो सॉलिड स्टेट है उसी में अभी लगातार हमारे वीडियोज आते रहेंगे। आपको टोटल टॉपिक्स का वीडियो मिल जाएगा और आप लोग के अपने YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में बाय धीरज सर, ठीक है। और देखना है आप लोग को आज कि आज जो हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट होने वाला है लैटिस किसको कहते हैं, ठीक है। लैटिस होता क्या है, देखो हड़बड़ाहट नहीं है, जैसा कि सभी क्लासेस बंद हो चुकी है। ये लगातार हम लोग के ऊपर जो है कोरोना काल बना हुआ है और हर साल हम लोग की क्लासेस जो है ऑफलाइन डिस्टर्ब हो रही है। टेंशन लेने की बात नहीं है, जितना हमसे हो पाएगा और जितना आप लोग सपोर्ट कर सके, जितना आप लोग का सपोर्ट मिलेगा बच्चों उतनी हमारी वीडियोज आती रहेंगी, क्योंकि आप ही लोग का सपोर्ट हम लोग को मोटिवेट करता है आगे की वीडियोज डालने के लिए और क्लासेस जो है अगेन एंड अगेन लेने के लिए, ठीक है। तो देखना है बच्चों हम लोगों की लैटिस किसको कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी प्रकार के क्रिस्टलिन सॉलिड को बना रहे हैं, ठीक है, तो उस क्रिस्टलिन सॉलिड में जो कंपोनेंशियल एटम्स होंगे, यानी कि जो भी एटम्स रखे जाएंगे, ठीक है, जो उस क्रिस्टल को बनाने का काम करते हैं, उसको 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज करने की जो पैटर्न होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं, ठीक है। लैटिस को एक तरीके से कह सकते हो द नेटवर्क ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल, ठीक है, स्पेस, ठीक है। द नेटवर्क ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस टू फॉर्म ए क्रिस्टलिन सॉलिड इज नोन एज लैटिस, ठीक है। तो लैटिस हुआ क्या, तो लैटिस हुआ 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी भी प्रकार के क्रिस्टलिन सॉलिड में जो भी कंपोनेंट एटम्स होते हैं, कंपोनेंशियल एटम्स होते हैं, उसको अरेंज करने की पैटर्न को हम लोग लैटिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लैटिस पॉइंट किसको कहते हैं, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट देखो लैटिस पॉइंट और कुछ नहीं है, जैसे कि अगर हम किसी लैटिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसी नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, सोच कंपोनेंट एटम्स ऑफ क्रिस्टल या सिर्फ सॉलिड्स कर दो, ठीक है। ये सिर्फ हमें बताएगा कि किसी भी प्रकार के लैटिस में, ठीक है, इनसाइड अ लैटिस, इन अ लैटिस, किसी एक लैटिस में किस तरह से किसी भी एटम को अरेंज किया गया है, कहां पर रखा गया है, उसकी पोजीशन को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो बताता है हमें लैटिस पॉइंट बताता है, ठीक है। अब ये लैटिस और लैटिस पॉइंट के बाद है हम लोग को यूनिट सेल पढ़ने के लिए। यूनिट सेल किसको कहते हैं, यूनिट सेल होता है क्या, देखो बच्चों, तो जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसी भी प्रकार के दीवार का निर्माण जो है, किसी वॉल का निर्माण जो है वो ईंटों से होता है, छोटे छोटे ईंटों से मिलाकर एक बड़े स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी सॉलिड या किसी भी प्रकार के क्रिस्टलिन सॉलिड का निर्माण एक छोटे छोटे यूनिट सेल्स के द्वारा ही होता है। यानी कह सकते हो द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द एनी क्रिस्टलिन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल हम लोग को जो है बताता है कि किसी भी प्रकार का जो कंपाउंड है, क्रिस्टलिन कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है, उसके क्रिस्टल यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट किस प्रकार के होंगे और वो किस शेप में होंगे। ओके, तो अगला हमारा जो है वो है क्या, यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल से जुड़ी हुई बहुत सारे हम लोग को बातें पढ़नी है क्लास 12 में। यही क्लास 12 जो है पूरा इसी से भरा हुआ है, यूनिट सेल के शेप, साइज
एंड डायमेंशंस के रिलेटेड जो है, उसके बाद डेंसिटी, ठीक है, ये सब बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। यूनिट सेल किसको कहेंगे? द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल, ठीक है। जैसे इमेजिन करो कि आप किसी भी प्रकार के एक बड़े से किसी भी शेप को उठा रहे हो, ठीक है, कोई भी एक बड़ा सा शेप ले लो, तो उस शेप को बनाने के लिए उसमें छोटे छोटे जो है स्मॉलर जो है वो कंपोनेंट्स लगे होंगे। इन सभी कंपोनेंट्स को जब एक साथ मिलाया गया है तब वो शेप का निर्माण हुआ है। तो वो कंपोनेंट जिससे वो मिलकर बना हुआ है, जो उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाएगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा में। अब उस यूनिट सेल का शेप कैसा होगा और यूनिट सेल को कितने टाइप्स में बांटा गया है वो हम लोग को देखना है। और यूनिट सेल में जो है एक्सेल पैरामीटर्स क्या होते हैं, लेंथ क्या होता है और एंगल क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों, यूनिट सेल, ठीक है, तो हम लोग अभी पहले देखेंगे किसके बारे में? क्यूबिकल यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल, देखो क्यूबिकल यूनिट सेल कहते किसको है, ठीक है, वैसी यूनिट सेल जिसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा हो? क्यूबिकल। ये देखो, ठीक है, इस तरह से हम लोग ने एक यूनिट सेल बना लिया, ठीक है। और ये यूनिट सेल जो है आपको देखने में लग रहा होगा एक क्यूब के आकार का, ठीक है। यही ज्यादातर जो है आपको बहुत सारे और भी शेप मिलेंगे, ठीक है, और उन शेप्स के आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा यूनिट सेल कैसा कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस यूनिट सेल के बच्चों, तो इसमें हम लोग को दो पैरामीटर्स भी होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ए बी सी, पहला एक नंबर एक, अगर पैरामीटर्स की बात कर दे इसके पैरामीटर्स, ठीक है, तो फर्स्ट एक्सियल लेंथ जिसे हम लोग ए बी सी, एंड सेकंड होता है एक्सियल एंगल, ठीक है, जिसे हम लोग अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि कौन सा ए, कौन सा बी, कौन सा सी जो है एक्सियल लेंथ होगा, और इसमें कौन जो है वो अल्फा कोण होगा, कौन सा बीटा कोण होगा और कौन सा गामा कोण होगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि जैसे कि मान लो कि यहां पर हम लोगों ने रख लिया किसको, यहां पर रख लिया हम लोगों ने ए को, यहां रख लिया बी को, और ये रख लिया हम लोगों ने किसको? सी को, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर कौन सा कोण अल्फा होगा, कौन सा कोण बीटा होगा, कौन सा कोण गामा होगा। हमारे पास तीन एंगल है, ठीक है, ये इसके लेंथ के अलोंग में है, ये इसके ब्रेथ के अलोंग में है, सॉरी ये जाकर हो गया लेंथ और ब्रेथ के अलोंग में, और ये हो गया लेंथ और हाइट के अलोंग में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रेथ और हाइट के अलोंग में, ठीक। तो देखो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे सर कौन सा, तो इसके लिए देखो एक सिंपल सा ट्रिक है। आपके पास तीन जो है वो ए बी सी एक्सियल लेंथ है, ठीक है। अगर आप इसमें से किसको, जैसे मान लो कि ए और बी को आप छोड़ दो, ठीक है, और आप उठाओ किसको, ए और सी को और बी और सी को, ठीक है, तो इनमें एक पैटर्न पाया जाएगा। इसमें एक ट्रिक काम करती है, वो ट्रिक क्या है, जैसे मान लो ए और सी है और इसको हम लोग कंप्लीट करना चाहते हैं ए बी सी, ठीक है, तो अल्फा, बीटा एंड गामा तीन एंगल है। अल्फा का पहला अक्षर कौन सा होगा? ए, बीटा का पहला अक्षर कौन सा होगा? बी, और गामा का पहला अक्षर क्या होगा? जी। तो गामा को छोड़ दीजिए, गामा के बारे में नहीं, हमें अल्फा बीटा अगर पता चल गया तो गामा थर्ड एंगल खुद ब खुद पता चल जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये एक्सियल क्या है, लेंथ है, ये हो गया एक्सियल लेंथ,
और ये हो गए कौन से एक्सियल एंगल्स हो गए। ठीक है, अब देखिए ए और सी है, अब इसको ए बी सी कंप्लीट करना है। ठीक है, ए और सी है, इसको ए बी सी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखो बी है, बी चाहिए इसको करने के लिए, तो हम लोग को चाहिए कौन, बी। बी का मतलब कौन, बीटा। बी का मतलब कौन, बीटा। अब ध्यान दो कि ए और सी कहाँ है, ए और सी यहाँ, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, बीटा। बी और सी, देखो बी और सी, बी और सी में कौन कम हो रहा है, ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा। तो बी और सी किधर, ये, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो बाकी बच गया ये वाला एंगल कौन सा, ये हो गया गामा। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, हम लोग यहाँ से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक्सियल लेंथ जो अल्टरनेट में इस तरह से ए बी सी, ठीक है, तो इसमें हम लोग दो उठाएंगे, एक ए सी उठाएंगे और एक बी सी उठाएंगे। ठीक है, और ए सी को हम ए बी सी लाने के लिए इसमें बी को ऐड करना पड़ेगा, बी सी को ए बी सी में लाने के लिए ए ऐड करना पड़ेगा। बी का मतलब हम लोग यहाँ से उठा लेंगे बीटा और ए का मतलब यहाँ से उठा लेंगे हम लोग अल्फा। तो ये हो जाएंगे ए और सी के बीच का कोण बीटा, बी और सी के बीच का कोण अल्फा हो जाएगा। तो ये हो गया कौन हमारा क्यूबिक यूनिट सेल से जो है पैरामीटर्स किस प्रकार से होंगे और कैसे से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों यूनिट सेल में अगर क्यूबिकल यूनिट सेल की अगर हम बात करें, ठीक है, क्यूबिकल यूनिट सेल की हम बात करें तो इसमें कुछ रिलेशन जो है इसके लेंथ में, ब्रेथ में और हाइट में क्या आएगा। देखो क्यूबिकल है, क्यूबिकल क्यूब का हर एक साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो आपने ये तीन जो है पैरामीटर्स यूज किए हैं, ठीक है, ए बी एंड सी, इन तीनों में रिलेशन आएगा कि ये तीनों के डायमेंशंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि तीनों का लेंथ बराबर होगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, एंड एक चीज और है कि इसका एक्सियल एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्यूब का हर एक जो लैटरल सरफेस होता है वो एक स्क्वायर शेप में होता है, और स्क्वायर शेप में तो उसका हर एक जो एंगल होगा वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर अल्फा का मान भी 90 डिग्री, बीटा का भी मान 90 डिग्री और गामा का मान भी 90 डिग्री ही होगा। देखिए बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन का। यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं, तो यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो यूनिट सेल दो टाइप के, ठीक है। अगर हम बात करें किसमें, क्यूबिकल यूनिट सेल में, ठीक है, ज्यादा आपको क्लास 12th केमिस्ट्री में इसी का यूज है, क्यूबिकल यूनिट सेल। पहला जो हमारा होता है वो होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और सेकंड जो हमारा होता है वो होता है सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, यूनिट सेल। अब देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसको कहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, इसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो प्रीमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अब देखो ये है क्या, सिंपल सी बात बताते हैं कि कोई भी प्रकार का क्यूबिकल यूनिट सेल होगा, इस तरह से ले लिया ये, ठीक है, और ये हम लोगों ने इसको यहां से ज्वाइन कर लिया, ठीक है, हो गया। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल उसको कहते हैं जिसमें एटम्स जो होते हैं, एटम्स आर ओनली एट कॉर्नर्स, ठीक है, यानी कि जिसमें कंपोनेंशियल एटम्स जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहां होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे, उसे हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। तो देखो इस तरह से हम लोगों ने 8 कॉर्नर है, इस 8 कॉर्नर पर जो है एटम्स को क्या कर दिया, रख दिया, ये बन गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। आपको बताऊं कि कॉर्नर का जो हिस्सा होता है उस कॉर्नर पर एट कॉर्नर, ठीक है, एट कॉर्नर एटम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एटम्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात कर दें कि किसी भी यूनिट सेल में कॉर्नर पर कितना डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा एटम्स का, तो याद रखिएगा 1/8 पाथ होता है, ठीक है। 1/8 का मतलब क्या हो गया, जैसे देख लो आप एक एटम ले लिया, एटम का हाफ कर दिया, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरह से, इस तरह से, ये हो गया क्या, हाफ हो गया। अब इसका भी हम लोग ले लेंगे क्या, हाफ कर देंगे, तो कितना हो गया 1/4, ठीक है,
1/4। फिर इसको हम लोग यहां से हाफ कर देंगे, इसका भी कितना हो गया 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/8। अब ये जो पोर्शन देख रहे हो ये 1/8 पार्ट है, ठीक है, और वही 1/8 पार्ट जो है यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉर्नर पर जो है टोटल एटम्स जो है वो कितने होंगे, या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कुल कितने एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो कितने कॉर्नर, सॉरी कितने है डिस्ट्रीब्यूशन 1/8, कॉर्नर कितना होता है 8, ठीक है। तो 8 कॉर्नर पर जो है अगर हम निकालेंगे टोटल एटम्स निकालेंगे, टोटल एटम्स अगर हम कैलकुलेट करें तो 8 × 1/8 काटोगे तो कितना आएगा 1/8, यानी कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल एटम्स की संख्या कितनी होती है 1 होती है, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहां होते हैं तो कॉर्नर्स पर होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल किसको कहते हैं, तो सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल उसको कहेंगे, ठीक है, जिसमें आपको एटम्स जो हैं वो एट कॉर्नर्स भी होंगे, ठीक है, एट कॉर्नर्स भी होंगे, एंड एनीवेयर इन क्रिस्टल या यूनिट सेल, ठीक है। कहते हैं कि किसी भी प्रकार का यूनिट सेल जिसमें एटम्स जो है कॉर्नर पर भी हो, कॉर्नर को छोड़कर कहीं और भी हो सकता है, सरफेस पर भी हो सकता है, सेंटर भी हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो मेनली हम लोग को जो है इसमें 3 पोर्शन में पढ़ना है, कौन कौन सा देख लो, ठीक है। इसमें 3 होते हैं, सबसे पहला होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इन शॉर्ट हम लोग इसको बीसीसी जो है बीसीसी यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो वो है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, इसको इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलेंगे एफसीसी बोलेंगे। और थर्ड हमारा होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब देखो इन तीनों में अंतर क्या होता है, इन तीनों में अंतर ये है कि जैसे कि अगर हमारे पास क्या हो एक यूनिट सेल हो इस तरह से, ठीक है, और इस यूनिट सेल में हमें जो है एटम्स को अरेंज करना हो तो एटम्स को हम लोग कहां रखेंगे, तो बीसीसी का कंडीशन ये है कि एटम्स जो है वो कॉर्नर पर भी होंगे, ठीक है, एटम्स आर एट कॉर्नर बट वन एटम्स आर इज एट सेंटर ऑफ यूनिट सेल। किसी भी प्रकार का यूनिट सेल जिसमें एटम्स कॉर्नर पर भी हो तथा उसके सेंटर पर भी हो और एक कंप्लीट एटम हो तो उसे हम लोग बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे, बीसीसी कहेंगे, जब एटम्स कॉर्नर पर भी हो और बीच में एक पूरा का पूरा एटम रख दिया गया हो, ठीक है। अच्छा, फेस सेंटर्ड किसको कहेंगे, फेस सेंटर्ड उस प्रकार की यूनिट सेल को कहा जाता है जिसमें एटम्स जो है वो कॉर्नर पर भी हो और इसके फेस पर भी हो। देखो तो अगर हम कॉर्नर की बात करें तो ये कॉर्नर हो गया, तो 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर के ऊपर हम लोगों ने रख दिया इस तरह से। अब कहते हैं कि इसके सरफेस पर भी हो, तो एक सरफेस, दो सरफेस, तीसरा सरफेस, चौथा सरफेस, एक बाहर की ओर 5 और ये हो गया कितना 6 सरफेस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कॉर्नर की बात करूं तो कॉर्नर पर एटम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना था 1/8। सरफेस पर अगर बात करूं तो सरफेस पर एटम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, ठीक है, यानी कि हाफ होता है, ठीक। अच्छा, एंड सेंटर की बात करूं तो एंड सेंटर उस प्रकार के सेंटर्ड यूनिट सेल को कहेंगे या उस प्रकार के क्यूबिक यूनिट सेल को कहेंगे जिसमें एटम्स जो है वो किस तरह से होगी। देखो ये यहां पर हो गया क्या, इसका कॉर्नर पर रख देना है, कॉर्नर के बाद जो है इसके 2 एंड पर जो है वो एटम्स को हम लोग अरेंज कर देंगे, ठीक है। ध्यान देखो, तो वैसे प्रकार की यूनिट सेल या वैसे प्रकार के क्यूबिकल यूनिट सेल जिसमें एटम्स जो है एट कॉर्नर भी हो और साथ ही साथ 2 एंड्स पर भी हो तो उससे हम लोग एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब दोनों में एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख ले तो एटम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान है। देखो यहाँ पर इसकी कॉर्नर की संख्या कितनी थी 8, और 8 कॉर्नर पर कितना जाकर डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1/8, तो अगर हम इसको काटे तो कितना जाएगा 1, और सेंटर पर कितना है एट सेंटर, इसका सेंटर पर भी है 1, तो टोटल कितने हो गए, टोटल अगर करोगे तो 1 + 1 = कितना 2, ठीक है। अगर इसको देखें एफसीसी को देखें, ये तो हो गया किसका, ये हो गया बीसीसी का,
ये हो गया बीसीसी का। एफसीसी को देखें तो एफसीसी का कॉर्नर, एट कॉर्नर की अगर हम बात करें, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। देख लेना बच्चों अच्छे से, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था, एक सेंटर्ड यूनिट सेल था। सेंटर्ड को मैंने तीन भागों में बांटा, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ओके, अब देखो ठीक है। तो बीसीसी में हम लोगों ने देखा, इन बीसीसी ठीक है, देखा एट कॉर्नर डिस्ट्रीब्यूशन कितना था 1/8 ठीक है, और कितने थे 8, तो कितना होगा 1 एटम ठीक है। एट सेंटर पर कितना है, वाइट सेंटर 1 ठीक है। टोटल कितने हुए 1 + 1 कितने हो गए 2 एटम हो गए। एफसीसी की बात करें, इन एफसीसी अगर हम बात करें तो एट कॉर्नर्स देखो दो सब में कॉर्नर सेम है ठीक है। कोने में तुम खड़े हुए हो क्यों भाई, ठीक है। एट सरफेस कितना होगा, सरफेस पर बोला डिस्ट्रीब्यूशन होता है कितना 1/2, टोटल सरफेस कितना होता है 6, काट के कितना हो गया 3 एटम ठीक है। तो यहां पर जो है टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा 1 + 3 तो कितना हो गया 4 एटम्स ठीक है। और एंड सेंटर में देखेंगे, इन एंड सेंटर में तो इसमें भी एट कॉर्नर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, देखो एट कॉर्नर 8 कॉर्नर है 1/8 है तो कितना जाएगा 1 एटम ठीक है। और उसके बाद यहां पर एंड पर, एट एंड पर अगर देखें तो सरफेस पर ही रखा गया है तो 1/2 होगा, कितने पर रखा गया 2 पर, कट करो कितना आ जाएगा 1, तो टोटल कितना हो गया बच्चों लोग, टोटल हो गया 1 + 1 बराबर कितना 2 एटम्स होंगे। ये हो गया हमारा बीसीसी एफसीसी एंड एंड सेंटर में टोटल एटम्स का कंट्रीब्यूशन, यानी कि टोटल कितने एटम्स रखे जाएंगे ठीक है। ये हमें पता चलेगा इससे यूनिट सेल में कि यूनिट सेल बीसीसी हो तो उसमें टोटल 2 एटम होंगे, एफसीसी हो तो 3 एटम होंगे, एक मिनट नहीं 4 एटम होंगे, और एंड सेंटर का हो तो उसमें टोटल 2 एटम्स होंगे। तो मिलते हैं बच्चे लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, हमारी वीडियोस लगातार आते रहेंगे बच्चे लोग। आप लोगों का सिर्फ एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जो है शेयर कर लीजिए। कुछ भी सीखने के लिए मिले, ऐसा नहीं है कि हाँ जाकर कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा, मिलेगा आप लोग को अच्छे तरीके से मिलेगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको जो है ये चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर क्लियर नहीं होती है बच्चों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो, अगले वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे तरह से समझा सकूं, ताकि हमारा भी बच्चों एक तरीके से मोटिवेशन बना रहे। अगर आप इस माध्यम से यानी हमारे चैनल के माध्यम से या आपके चैनल माध्यम से अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हो सके कोशिश करना जरूर ठीक है। एक छोटा सा मोटिवेशन हम लोग को मिलता है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। देख लो बच्चों, कोई भी शुरुआत जो है वो छोटी नहीं होती है, कोई भी शुरुआत इतनी बड़ी भी नहीं होती है। शुरुआत को अंत तक कितना लेकर जाना है वो हम लोग पर निर्भर करता है कि हम लोग मेहनत कितना करते हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हो बच्चों और आपको अगर हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप जरूर हमें मोटिवेट करोगे, ताकि हम यूट्यूब पर आकर इसी तरह से पढ़ाते रहें। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।